अस्सलामुअलैकुम। मैं आज 40 दिन के बाद आपसे एतराफ़ करूं कि इतनी स्ट्रेस में था कि पहली दफ़ा मैं कोई 9-10 घंटे में खल सोया हूँगा। उसके बाद मैं कॉफ़ी शॉप में गया था, वहाँ बैठ के मैंने 100 से ज़रीब आर्टिकल, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखी। अब तक की जो सारी सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज पे, मेरी थीम भी यही है इस वीडियो की कि इस वक्त पाकिस्तान एक ग्लोबल सेंटर स्टेज पे नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ हैं, इस पीस प्रोसेस के हवाले से, ईरान और इसराइल अमरीका की जंग के हवाले से। तो मैंने सारे को देखा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इस वक्त इसराइल रखना अंदाज़ी करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको कम अज़ कम अपना ये एनालिसिस दूंगा कि इसराइल बहुत देर तक इसका रास्ता नहीं रोक सकेगा और जो इस वक्त हिकअप और हर्डल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। मेरा ये एनालिसिस है, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ। इस हवाले से मैंने बहुत सी रिसर्च की है, मैंने तो शायद 100 आर्टिकल्स पढ़े होंगे, वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैंने 10 ऐसे पीसेस ऑफ एविडेंस जो हैं वो इकट्ठे किए हैं जो मैं स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए आपको दिखाऊंगा। ये मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया हुआ है आजकल, और अभी मेरे साथ बड़ा हाथ हुआ है कि पहले मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था तकरीबन 29-30 मिनट की, और फिर मेरा ये जो माइक था, माइक्रोफोन, ये गिर गया हुआ था, मुझे पता नहीं था। मैंने इसको क्लिप्स के ज़रिए जोड़ा है ताकि मेरी आवाज़ वरना फिर एक नई खप पड़ जाएगी। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन्स, और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ें जो हैं वो आपके सामने लाता हूँ। सबसे पहले ये देखें एक पिक्चर। इस पिक्चर से पता नहीं आप में से कितने लोग इस पिक्चर से वाकिफ़ हैं। जब मैंने इस पिक्चर को पहली दफ़ा देखा तो मुझे अचानक, मतलब एक ग्लिम्स से मुझे ऐसा लगा शायद न्यूयॉर्क की पिक्चर है, शायद ये वन न्यूयॉर्क प्लाजा है, शायद ये कोई इस तरह की बिल्डिंग है, ये पेरिस है, कोई यूरोपियन शहर है। फिर मुझे पता चला कि ये इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद टेक्स सेंटर स्टेज टू होस्ट हाई स्टेक्स US ईरान टॉक्स। अब ये असल में मेरा ख्याल है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन प्लाजास हैं जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मेरा ख्याल है वो जिना ऑडिटोरियम या कुछ है, कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे अक्सर बहुत बड़े बड़े कॉन्वोकेशन होते हैं, कॉन्वोकेशन सेंटर है। ये आई थिंक रावल लेक है, भरी हुई नज़र आ रही है पीछे, और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की बिल्डिंग है। अब ये डॉन के एडिटर्स का ये एक व्यू और इमेजिनेशन थी कि भाई इस किस्म की चीज़ दिखानी चाहिए कि हम आप एक सेंटर स्टेज के ऊपर आए हैं दुनिया के, तो ये आइकॉनिक एक व्यू होना चाहिए इस्लामाबाद का। या ये कि भाई लोगों को ख्याल आया कि भाई अब हमें तुक्का लग गया हमारा, सेंटर स्टेज पर हम आ गए तो हम दुनिया को बताएं कि हम कितना है। बट इन एनी केस दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के नीचे बहुत डिटेल्स हैं। इसको ज़ाहिर आप देख सकते हैं, अक्सर लोग पाकिस्तान में। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जहाँ अभी इफ्सन बट तो हैं कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचेंगे सैटरडे को अपने डेलीगेशन के साथ, के नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उनकी एक एडवांस टीम जो है वो ऑलरेडी आ चुकी हुई है 24 घंटे से, और वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट को देख रही है। 30 मेंबर की ये टीम है, और जो है और मतलब इसका मतलब है कि चीज़ें एक प्रोसेस की तरफ जो है वो चल रही हैं, क्योंकि इफ्स एंड बट्स बहुत हैं अगर आप अमेरिका के अंदर से देखें। अब मैं आपको ये यहाँ पे एक ट्वीट दिखाना शुरू करता हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर हैंडल है, और अच्छा मैं थोड़ा सा इससे पहले कि मैं सारी डिटेल्स की तरफ चलूँ, मैंने इसी को रखते हैं सामने आपके पिक्चर, कोई ज़्यादा खूबसूरत है शहबाज शरीफ साहब के ट्विटर हैंडल के मुकाबले में। मुझे अपोलोजाइज़ करना है कि चूँकि मैंने नया ये इससे करना शुरू किया है स्क्रीन शेयरिंग का, और बहुत 2 साल हो गए थे तो बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। पिछली वीडियो पे मुझे बहुत कंप्लेन आई, मेरा नहीं ख्याल था कि लोग आखिर तक देखते हैं। वीडियो लंबी भी हो गई थी, उसके आखिर में कोई ग्लिच हो गई, कोई बटन ऐसा दब गया कि उसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई अगले 5-6 मिनट की। फिर मैंने उसको एक एब्रप्टली एडिट किया, मैंने कहा मैं दोबारा नहीं कर सकता, उसको मैंने रिलीज़ किया। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट थी। होपफुली इस दफ़ा ऐसा मसला जो है वो नहीं होगा। इस दफ़ा क्लिप का मसला हो गया था, माइक्रोफोन का, उसको मैंने जो है वो रिजॉल्व कर लिया। अब इसे हम देखें कि हाँ, एक चीज़ को हमें जब हम देखते हैं इसको कि इस्लामाबाद टेक्स सेंटर स्टेज, तो एक पॉइंट मैंने लिख के रखा हुआ है कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इस पाकिस्तान को अगर ये लाइमलाइट मिली है या उनको ये अहमियत इस वक्त मिल रही है, ये सिर्फ इसलिए मिल रही है कि हमारा जो नेबर कंट्री है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उसने इंतहाई जुर्रत से, बहादुरी से, इंटेलिजेंटली एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज का मुकाबला किया है। आप 40 दिन कह लें, 39 डेज़ ये वॉर है, लेकिन इसको राउंड अप कर लें, 40 दिन उन्होंने 2 न्यूक्लियर नेशंस की खौफनाक मिलिट्री पावर, रीजनल पावर इसराइल और सुपर पावर अमेरिका, और रूह ज़मीन पे, और कहते हैं कि इंसान की तारीख में इससे बड़ी मिलिट्री पावर आई नहीं है अभी तक कोई, उसकी उन्होंने मार खाई है। लेकिन जिस ग्लैडिएटर की तरह मैंने कहा था कि जिसने रोमन अखाड़े में खड़ा है और उसके सारा जिस्म जो है वो लहूलुहान है, खून बह रहा है उससे, उन्होंने अपनी तलवार फेंकी नहीं नीचे। और अगर इस वक्त एक नेगोशिएशन हो रही है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को इसकी रियलाइजेशन है कि भाई नेगोशिएशन के ज़रिए मामला आगे चलेगा, इसराइल को भी मजबूर किया जा रहा है कि आप बात को माने, गो कि उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, तो उसकी वजह यह है कि ईरान ने इंटेलिजेंटली इस बहुत ही मुश्किल सिचुएशन को हैंडल किया है। और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस 40-day वॉर, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कहें कि कम अज़ कम 40-50% तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसका और भी जिक्र आगे आएगा। अब
मैं डॉन की हेडलाइन आपको मैंने दिखा दी, सेक्रेटरी स्टेट की बात हो गई। मैं इसमें ये कहूँ कि ये जो मोमेंट है पाकिस्तान का, ये उसी तरह का है जैसे 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप अमेरिका का बुश एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलप कर गया था। वो खैर एक लॉन्ग स्टैंडिंग एंगेजमेंट थी जो कई साल चली। ये शायद उस तरह का तो नहीं है, ये शायद कुछ महीने ही चलेगा। लाइमलाइट अमेरिकी बहुत जल्दी चीज़ों से निकल के दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को। उनका एक नया रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया, और जो हमेशा वो समझते थे, बिलीव करते थे कि हमारी एक जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वही इंपॉर्टेंस 9/11 के बाद थी, वही इंपॉर्टेंस अफगानिस्तान से विड्रॉल में थी, वही अफगानिस्तान के साथ जब सोवियत इन्वेजन था वही इंपॉर्टेंस थी, वही इंपॉर्टेंस सीटो सेंटो में थी, वही इंपॉर्टेंस एक बार फिर प्ले कर रही है। पिछले 4 साल से वो कोशिश कर रहे थे कि हमारी कोई इंपॉर्टेंस हो जाए, इसी चक्कर में उन्होंने अफगानिस्तान भी उधेड़ दिया है, लेकिन वो उनको इस जंग के नतीजे में वो इंपॉर्टेंस जो है वो इनको मिल गई है। अब प्रॉब्लम यह है कि शहबाज उस वक्त तो खैर जनरल मुशर्रफ खुद पावर में थे। यहाँ पर लाइमलाइट सारी अगर वेस्टर्न मीडिया की देखें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मिल रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जिक्र और चर्चा हर तरफ हो रहा है। असल सेंटर ऑफ पावर जो है वो जनरल आसिम मुनीर है, और हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर को अंदर से बहुत ज़्यादा क्रिपिंग हो रही हो, दुख हो रहा हो कि भाई ये क्या मसला है, सब कुछ तो मैंने किया, स्पेशल रिलेशनशिप तो मेरा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और शहबाज शरीफ को सारी दुनिया तारीफ़ कर रही है। ये एक ट्रबलिंग फॉल्ट लाइन है दोनों के दरमियान में। इसकी बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ इसकी है, लोग मुझसे बहुत सवाल पूछ रहे हैं आपके कमेंट्स में कि भाई इसका इमरान खान का क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा। ये जो मोमेंट है इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ, वो पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत हो रहा है। एक इंटरडिपेंडेंस का रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि जब तक इस रिलेशनशिप पे कमी नहीं आती, दिस इज़ बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेसी मूवमेंट के लिए, पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, उनके चाहने वालों के, हम सब के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, मीडिया फ्रीडम्स के लिए, जो क्योंकि अब ज़ाहिर है कि रजीम को यहाँ पे एक स्ट्रेंथ मिली है। ताहम ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग शायद रिलेशनशिप ना हो, उसके बजाय कि अमेरिका के अंदर की जो पॉलिटिक्स है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पावर डिराइव करते हैं, उसमें बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। और मैं चूँकि पाकिस्तानी भाई हूँ, आपका तो घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन बहुत सी चीज़ों का जो एनालिसिस मैंने आपको दिया था इसराइल के हवाले से, इस जंग के हवाले से, कि कैसे अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस जंग के नतीजे में बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, और इसराइल जो है उसके साथ जो स्पेशल रिलेशनशिप था उसका मैं आपको महीनों से बता रहा हूँ इस जंग के पहले से कि दिस टाइम पीरियड इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दैट रिलेशनशिप। गज़ा की जंग की वजह से मज़ीद उसका भी जिक्र होगा। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो पोजीशन है वो अमेरिका की पॉलिटिक्स में सिरक रही है, इस बैलून में से हवा निकल रही है बहुत तेज़ी से, इसको भी जहन में रखें। हिंदुस्तान को ऑफ कोर्स इस वक्त बहुत एक उनके लिए डिफ़िकल्ट मोमेंट है। उनके अखबारों की है नहीं मेरे पास दिखाने के लिए आपको, लेकिन मैंने पढ़ा बहुत आज, वहाँ पर मसलसल कॉलम छप रहे हैं, कुछ दिलासा दे रहे हैं, कुछ जस्टिफाई कर रहे हैं। आज वैसे हिंदुस्तान की हुकूमत ने वेलकम भी किया है, उनकी मेन हेडलाइन है इस पूरे पीस नेगोशिएशन पाकिस्तान के प्रोसेस को, लेकिन वहाँ पर एक है कि वी हैव मिस्ड द बस, और ये जो ग्लोबल लाइमलाइट है ये पाकिस्तान को मिल रही है। उनके लिए बहुत पेनफुल इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसने गुज़श्ता 15-20 बरस से एक पैराडाइम इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने कहना शुरू कर दिया और कह के अपने आप को उन्होंने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान रेलिवेंट नहीं रहा है, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। उनकी फॉरेन पॉलिसी की जो कॉर्नर स्टोन था वो भी ये था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। और लेट 90s से मिडिल 90s से उन्होंने अमेरिका को, बरतानिया, यूरोप को कहना शुरू कर दिया कि जब आप हिंदुस्तान के दौरे पे आएंगे तो आप सिर्फ हिंदुस्तान के दौरे पे आएंगे, आप उसको पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान नहीं बनाएंगे। तो बहुत उन्होंने एफर्ट्स की, लेकिन बार बार उनकी एफर्ट्स जो हैं वो नाकाम हो जाती हैं। और एक बार फिर उनको ये फीलिंग हो रही है कि इस स्टेज पे पाकिस्तान पूरी दुनिया को बहुत रेलेवेंट नज़र आ रहा है, जो एक ग्लोबल मूवमेंट में एक पीस के ब्रोकर का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं और पाकिस्तान जो है वो उस तरह से मीडिएटर नहीं है जैसे कि चीन होता या रूस होता। पाकिस्तान दर हकीकत फैसिलिटेटर है, पाकिस्तान दर हकीकत मैसेंजर है, जिसका मज़ीद जिक्र और एविडेंस मैं भी आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपको दूसरी पीस ऑफ एविडेंस दिखाता हूँ इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर हैंडल है। शहबाज शरीफ साहब जो है गुज़श्ता 24-36 घंटों से मसलसल जो है वो दुनिया भर की लीडरशिप के साथ एंगेज हैं। यहाँ ऊपर से आप देखना शुरू कर दें, यहाँ पे आप देखें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टामर ने उन्हें उनके पीस प्रोसेस को उन्होंने सपोर्ट किया और उसका शहबाज शरीफ साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तो ये मेरा ख्याल जर्मन चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, उनका वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया है उनकी पीस प्रोसेस की रोल को। उसके नीचे वो मेरा ख्याल है एंटोनियो गुटेरेस जो हैं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, उनका शुक्रिया अदा करें, उनके साथ उनकी इंगेजमेंट हुई। फिर ये काज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उनको कॉन्टैक्ट किया है। फिर वो मेरा ख्याल है, ये मुझे नहीं समझ आया कि ये निकोर दान कौन है, या फिर उसके बाद यहाँ पर वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं
एंथनी एल्बनीज़ उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्होंने उनको लिखा है। फिर यहाँ पर वो वियतनाम के प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसके बाद ये जो है इसमें वो रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनसे भी उनकी बात हुई है। उसके नीचे भी तुर्की का जिक्र है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंटिव उनका ट्वीट है जिसमें मैं आऊँगा। और इस तरह से उनके बहुत से ट्वीट्स हैं। सऊदी अरब का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सबका उन्होंने शुक्रिया अदा कर। यहाँ हो क्या रहा है, एक तो ये चीज़ नोट करें कि उन्होंने बहुत सी लीडरशिप के साथ बात की है। शहबाज शरीफ ने सऊदी लीडरशिप से बात की है, टर्किश लीडरशिप से बात की है, वियतनामी, ब्रिटिश सबसे बात की है, कतर से की है, सबका शुक्रिया अदा किया। उनकी अगर बात नहीं हुई है तो उनकी मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट की लीडरशिप से बात हुई है, ना उन्होंने उनका जिक्र किया, ना उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त एक खचाव की कैफियत है, जिसकी असल वजह क्या है? उसकी असल वजह सऊदी पाकिस्तानी रोमांस है। ये उसकी वजह यह है कि इमाराती एक्सपेक्ट करते थे कि पाकिस्तान ईरान के मुकाबले में पाकिस्तानी एयरफोर्स से कुछ देगा। इमारातीज़ को ऐसा कोई डिफेंस रिलेशनशिप था ही नहीं पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान। तो फिर हार्ट बर्निंग किस चीज़ की है? शायद उसका ताल्लुक पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो बार बार यगानगत का इजहार किया है उसकी वजह से कोई हार्ट बर्निंग होगी। असल में जो डिफेंस रिलेशनशिप सॉर्ट किया था वो तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंडिया के साथ किया था अक्टूबर 2025 में। लेकिन एक वजह यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, इस्टेब्लिशमेंट को दुबई के अंदर, अबू धाबी में बड़ी एक्सेस दी थी गुज़श्ता 3-4 साल में। आपने देखा कि प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स को पकड़ना, हमारे सारे चैनल्स को ब्लॉक कर देना वहाँ पे अबू धाबी के अंदर, तो उनको शायद उसकी भी हार्ट बर्निंग है। हमें ठीक उसके रीजंस जो हैं वो नहीं पता। लेकिन ये जो सारी ब्रिटिश, फ्रेंच और जर्मन लीडरशिप शहबाज शरीफ साहब को कॉल कर रही है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी ख़ास लॉजिक है। इसकी लॉजिक ये है कि ये जो सारी लीडरशिप है ये इस पीस प्रोसेस को, अमेरिका ईरान के पीस प्रोसेस को ये लीडरशिप सपोर्ट कर रही है। ये लीडरशिप चाहती है कि ये पीस प्रोसेस आगे चले, और ये इसलिए भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा उनके क्रिटिक उनका मजाक उड़ा रहे हैं, भपतियाँ कस रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 40 दिन जंग की, अमेरिका की ताकत सारी ज़ायल कर दी, हज़ारों लोगों को मार डाला और उसमें से कुछ भी नहीं मिला। उल्टा ईरान जो है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी कब्जा कर लिया है, वो ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग हो गया है, सैंक्शन हटाने की बात हो रही है, तो लेने के देने जो है वो पड़ गए। तो इस स्टेज पे ये सारी लीडरशिप समझती है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास दिलाना कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ये जीत रहे हैं, ये बड़ा विक्टोरियस हो गए हैं इसमें से, ये बड़ा सब कुछ अच्छा और ये बड़ा ज़रूरी है, ये उनकी साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, ये इस वजह से हो रहा है। अब मैं यहाँ पर एक आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है ये ट्वीट शहबाज शरीफ साहब का, जिससे कहानी आगे चलती है। और वो शहबाज शरीफ का ट्वीट है जिसमें जो सीज़ फायर की वायलेशन इसराइल की तरफ से, फिर उसके बाद ईरान की तरफ से हो रही हैं, उसका वो कह रहे हैं, नाम उन्होंने नहीं लिया इसराइल का। वायलेशंस ऑफ सीज़ फायर हैव बीन रिपोर्टेड एट फ्यू प्लेसेस अक्रॉस द conflict zone which undermine the spirit of peace process. I earnestly and sincerely urge all parties to exercise restraint and respect the ceasefire for 2 weeks as agreed upon, so that diplomacy can take a lead role toward peaceful settlement of the conflict. और इसको उन्होंने कॉपी किया है अमेरिका के प्रेसिडेंट को, जेडी वैंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी रूबियो, मार्को रूबियो को, स्टीव विटकॉफ को, डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, कलीबाफ हैं जो स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के पार्लियामेंट के ईरान के, और डॉक्टर मसूद उसको अब्बास अरगची को उन्होंने कॉपी किया। ये सारा मामला क्या है, ये मैं अब्बास अरगची का आपके सामने खोल देता हूँ। देखिए, इसराइल ने 2 घंटों के बाद ही कह दिया था कि लेबनान जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको ये अब्बास अरगची ने क्या किया है, डॉक्टर अब्बास अरगची ने शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट नीचे लगाया हुआ, ठीक। उसमें क्या चीज़ हाईलाइट उन्होंने की है, लेबनान। अमेरिका की तरफ से पहले ये कहने की कोशिश की गई पिछले 24 घंटों में, कैरोलिन लेविट की तरफ से, इसराइल की तरफ से, जेडी वैंस की तरफ से, खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उन्होंने PBS से बात करते हुए ये कहा कि लेबनान इसका कभी भी हिस्सा नहीं था। झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ईरानी ये कह रहे हैं कि अब ईरानियों के हाथ में एक चीज़ आ गई है, उनको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो भी ट्वीट किए वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से वेट करवाए। वो ये तो नहीं कहते कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। ये और बात है कि इन्होंने तो कह भी दिया है, ये जो बाकर साहब हैं, बाकर कलीबाफ ने तो कह भी दिया है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो हमें पता है कि ड्राफ्ट ही वहाँ से आया था। तो वो ये कह रहे हैं, वो पाकिस्तान को भक्तियाँ नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमें बताया गया, जो कुछ भी शहबाज शरीफ ने कहा, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ये शहबाज शरीफ के अल्फाज नहीं थे, ये कमिटमेंट हमसे डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ये आप इससे किस तरह से पीछे हट सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मेरा ख्याल है कि बड़ी हेल्पफुल होगी अगर ये मुझे मिल जाए इस वक्त। यहाँ पे मुझे इस वक्त शायद मिल नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। ये किस वक्त मसला है, कई दफ़ा ये चीज़ नहीं मिलती आपको एंड टाइम पे।
हाँ, ये मिल गई। देखें जी, वी आर वेरी लकी। व्हाइट हाउस न्यू अबाउट पाकिस्तान सीज फायर पोस्ट ऑन एक्स बिफोर इट वाज सेंट। आपने सारे कार्टून देख लिए, जोक देख लिए, भक्तियाँ देख ली, ड्राफ्ट की कॉपियाँ देख ली, आपने ड्रॉप साइट की स्टोरी देख ली, शहबाज गिल को आपने सुन लिया, बिलाल एआई की आपने वीडियोस देख ली कि भाई शहबाज शरीफ को जो कुछ भी आया था वो बेसिकली मैसेज फॉरवर्डेड था। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये पब्लिश किया है कि जो ट्वीट किए शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने ये तो नहीं कहे कि वो वाइट हाउस ने लिख के दिए थे, लेकिन वो कहते हैं कि वाइट हाउस न्यू अबाउट पाकिस्तान सीज फायर पोस्ट ऑन एक्स बिफोर इट वाज सेंट। यानी जो कुछ भी शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, इसके हवाले से 2-3 उनके इंपॉर्टेंट ट्वीट हैं। पहला वाला ट्वीट के आप और फिर बाद में सीज फायर हो जाने का ट्वीट किया, वो वाइट हाउस से वेट हुआ था। दिस इज़ प्रिसाइजली, ये कह रहे हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरगची, कि इसे कहते हैं तो बेसिकली आपने हमसे कमिटमेंट की थी, आप इससे किस तरह से पीछे हट सकते हैं। वो कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट चूज सीज फायर और कंटिन्यू वॉर वाया इजराइल, इट कैन नॉट हैव बोथ। आप दोनों चीज़ें नहीं ले सकते, आपको एक चूज़ करनी होगी। अच्छा, अब बाकर, मैं इसका फिर जिक्र करता हूँ। बाकर गलीबाफ जो है उन्होंने बहुत सख्ती से उन्होंने इसका इजहार किया है सारी चीज़ का, और ये जो स्टोरी है ये भी मैंने आपके सामने जिक्र कर दी। उसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 36 आवर्स ऑफ chaos द स्क्रैम्बल फॉर सीज फायर इन ईरान, इसका फिर मैं जिक्र करूँगा। और ये जो है कि न्यू डील लूम्स फॉर यूएस एंड ईरान एज ट्रूस फेवर्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं। लेकिन अभी हम वाकिफ़ आ जाते हैं मोहम्मद बाकर के ट्वीट पर, बात को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस हवाले से। इसराइल ने फौरी तौर पर पोजीशन ले ली और बड़ी मैसिव बॉम्बिंग उन्होंने इंटेंसीफाई शुरू कर दी जैसे ही सीज़ फायर की बात अमेरिका ने की और कहा कि वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान जाएंगे। और फिर वेडनेसडे का जो दिन ख़त्म हुआ है मशरक़ वस्ती में, उसमें इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने क़यामत कर दी लेबनान के लिए, जब 5 मिनट में, कहते हैं 4 या 5 मिनट में 100 जगहों के ऊपर इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने, एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स की, जिसके नतीजे में पहले ही घंटे के अंदर लेबनान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि 182 पीपल, 182 लोग जहाँ भग हुए और 700 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। अब तक ये डेथ टोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, मैंने चंद घंटे से इसको नहीं देखा। और टोटल डिफाइंस है अमेरिका की पावर की, टोटल डिफाइंस जो है वो इसराइल की तरफ से शो की जा रही है। टोटल तूफ़ान बदतमीज़ी है कि हम नहीं मानते, हमारी मर्ज़ी है, हमारी लेबनान की अपनी जंग है। वो भी क्या कि ईरान के ऊपर ये अमेरिका के बगैर जंग कर ही नहीं सकते, बिकॉज इनको इराक़ के ऊपर या सीरिया के ऊपर से इनको मिड एयर रिफ्यूलिंग चाहिए होती है, जो अमेरिकन एयरफोर्स और सेंटकॉम, सेंट्रल कमांड, इनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बगैर ये ईरान पर जाके बॉम्बिंग नहीं कर सकते, वरना ये लगे रहते हैं अगर ये अमेरिका के बगैर कुछ कर सकते होते, कर नहीं सकते। अब ये वो चीज़ है जिसके ऊपर ईरान का रिस्पांस मैंने आपको बता दिया कि आपको लेबनान की जंग हमें प्रॉमिस की गई थी। मैंने फॉरेन मिनिस्टर का भी बता दिया और बाकर गलीबाफ का भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आप थोड़ा सा बाकर गलीबाफ के रिस्पांस को देखें और इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। वो कहते हैं कि 3 वायलेशन इन्होंने कर दी चंद घंटों के अंदर अंदर। एक लेबनान पे नॉन कंप्लायंस की है, फर्स्ट क्लॉज की, फिर एक ड्रोन आ गया हमारे पास इन द सिटी ऑफ लार्स इन फारस प्रोविंस। फिर वो कहते हैं कि ईरान के जो राइट टू एनरिचमेंट है उसको डिनाई कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ने कहा है कि बिल्कुल ज़ीरो एनरिचमेंट होगी। तो ये जो है इसका मतलब ये है, इंडियन वो कहते हैं इन सच अ सिचुएशन अ बायलैटरल सीज फायर और नेगोशिएशन इज़ अनरीजनेबल। यानी बड़ी सख्त पोजीशन ले ली है उस शख्स ने जिसकी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल तारीफ़ करती रही है, नाम तारीफ़ करते रहे हैं ये लोग नाम लिए बगैर, मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने। वो कह रहे हैं कि सीज़ फायर भी बायलैटरल और नेगोशिएशंस भी जो हैं वो अनरीजनेबल है, उनकी गुंजाइश। ये क्या वाकई ऐसा है जैसे देखने में लगता है? बहुत से अमेरिकन एनालिस्ट को लगता है कि बाकर गलीबाफ जो हैं वो वाशिंगटन के आदमी हैं इस वक्त ईरानियन इस्टेब्लिशमेंट में, और ईरान की इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि अली लारेजानी के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी है जो ईरान को लेकर चलेगा और अमेरिका के साथ डील करेगा, तो वो दर हकीकत कोई अब्बास अरगची नहीं है, मसूद पेज़ेश्कियान नहीं है, वो बाकर गलीबाफ हैं, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग आदमी है। तो ये स्ट्रॉन्ग आदमी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस एक्चुअली ले रहा है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एनालिस्ट अपनी पोजीशन को ईरान के अंदर मजबूत करने के लिए। ठीक, हो सकता है ये बात गलत हो, लेकिन मैंने चाहा कि आपको ये पता होना चाहिए। अब सवाल आपके जहन में पैदा होना चाहिए कि क्या सैटरडे के दिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस पहुंचेंगे, क्या ईरानियंस पहुंचेंगे? इसके बारे में ज़ाहिर है बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन जो सीरियस मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये पहुंचेंगे। वो कहते हैं ये पहुंचेंगे इसलिए, इसमें मैं आपको ये स्टोरी दिखा दूँ कि इसको देख लें। ये जो है 36 आवर्स ऑफ chaos to scramble for a ceasefire in Iran। ये स्टोरी ये कहती है, पहले हम थोड़ा सा अमेरिका को देख लें कि ट्यूसडे के दिन ये सारा का सारा प्रोसेस कोलैप्स कर गया था। ईरानियंस ने फ़ोन बंद कर दिए थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं सिविलाइजेशन को तबाह कर दूंगा। उन्होंने बात करनी बंद कर दी थी, पाकिस्तान के भी मैसेजेस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और
वाशिंगटन में एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बड़ी सख्त बातें कर रहे थे, वो एक कयास की सूरत हाल थी। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि असल में उन्होंने नहीं ये सब कुछ करना था। ब्रिजेस एंड वो तो डरा रहे थे, उन्होंने करना नहीं था। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि सेंटकॉम की कोई तैयारी ही नहीं थी इस किस्म के हमले करने के लिए, और वो बड़े मुश्किल होते। उसकी वजह ये थी कि अमेरिकन मिलिट्री जो है उसके अपने लीगल लॉज हैं और लॉज ऑफ वॉर हैं, और उसको लॉज ऑफ वॉर करने हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने सारी ज़िंदगी या क़यामत तक तो उन्होंने अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो कल को एक और प्रेसिडेंट आ जाए और डेमोक्रेट्स आ जाएँ तो वो तो जो भी सेंटकॉम का कमांडर होगा और जितने और लोग होंगे या चेयरमैन जॉइंट चीफ होगा, उनको तो वॉर क्राइम्स में वो ठोक सकते हैं कि तुमने कैसे किया, ये ऑर्डर्स ही लीगल थे, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय सो मेनी ब्रिजेस एंड सो मेनी। तो डोनाल्ड ट्रंप एक कयास की सूरत हाल में थे, और जब पाकिस्तान के मैसेजेस ईरानी नहीं ले रहे थे तो फिर या तो पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट ने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने चीन को उसमें रिक्वेस्ट की, इन्वॉल्व किया। चीन ने ईरानियों को समझाया कि भाई आप देखें, दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आप खोल दें स्टेट ऑफ होर्मुज़ को, चीज़ को, बातचीत को लेकर आगे चलें। ये वही टाइम पीरियड है जिसमें चीन और रूस ने डबल वीटो भी अपना एक्सरसाइज किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ठीक है, ये बड़ी खूबसूरत डिटेल्स हैं, ये इस तरह और इससे रिलेटेड और बहुत सी स्टोरीज़ हैं, उसमें आपको मिल जाएंगी। अब आर्गूमेंट ये है, जो सीरियस एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि ईरान और अमेरिका दोनों के हाथ बंधे हुए हैं। ईरान का अगर आप देख लें कि ईरान, डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास हो चुका है कि ग्राउंड इन्वेजन नहीं हो सकता, कोस्ट लाइन कैप्चर नहीं की जा सकती, बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। 29 अप्रैल को 60 दिन पूरे हो जाएंगे, अगर बड़ी जंग हो जाती है, उनको कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होगा, वो उनको नहीं मिलने लगा। $200 बिलियन जो मांगे थे पेंटागन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुए। अब तो कांग्रेस की मूड ये है कि सिर्फ $80 बिलियन दिए जाएंगे, उस पर भी बहुत सवाल उठा रहे हैं कि ये ज़्यादा है, किस चीज़ के हैं, उनको बहुत शक है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। तो मतलब वहाँ पर भी मसला है। मेगा के बेस बहुत नाराज़ है, टकर कार्लसन वगैरह का जो जहर उगल रहे हैं वो आप देख चुके हैं। अमेरिका में मीडिया में एक्सट्रीमली अनपॉपुलर है, न्यूयॉर्क टाइम का हर आर्टिकल, हर ऑपेड जो है वो इसके ख़िलाफ़ आ रहा है। और नेटो का जो मूड है, यूरोप का जो मूड है, जो रिजेक्शन है, अमेरिका के अंदर जो गैस प्राइसेस बढ़ गई हैं, लोग इस जंग के बिल्कुल फेवर में नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुमकिन नहीं है कि वो कह तो रहे हैं मैं दोबारा बॉम्बिंग कर दूंगा, फ़ौज वहीं रहेगी, ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, लेकिन कहा है कि सारे ट्रुप्स हमारे वहीं रहेंगे। लेकिन दोबारा इसको इनिशिएट करना, जबकि वो देख रहे हैं कि एकदम 15-20% कमी आई है गैस की प्राइसेस के अंदर, स्टॉक मार्केट S&P 500 ऊपर चलेगी, डोनाल्ड ट्रंप इस कॉन्फ्लिक्ट को दोबारा शुरू नहीं कर सकते। और ईरान जो है उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 50% डिस्ट्रॉय हो गया है, उसका इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उसकी बहुत सी लीडरशिप मर गई, हज़ारों लोग जो हैं वो जहाँ बहक हो चुके हैं। उसके ब्रिजेस, उसके ट्रेन स्टेशन, उसके ऑयल डिपोज़, उसकी रिफाइनरीज, उसके कोस्टल जितनी लाइन है, उसके जो ट्रेन और बहुत कुछ, उसका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी गई। ईरान को जंगबंदी चाहिए, ईरान को अपनी इकॉनमी को और अपने स्ट्रक्चर को रिकन्स्ट्रक्ट करना है, वो बहुत देर तक इसको जारी नहीं रख सकते। इसलिए दोनों जो हैं वो फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो गया है कि बावजूद इसके कि दुनिया की, इंसानी तारीख की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर उनके पास है, लेकिन देयर आर लिमिटेशंस टू द यूज़ ऑफ पावर इन पॉलिटिक्स। दोनों को इस डील की जो इस्लामाबाद में है चाहिए। तो अगर सैटरडे को नहीं होता तो संडे को इसको होना है, और इसराइल इसका रास्ता नहीं रोक सकेगा। हालांकि इसराइल इसका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बट देयर आर इफ्स एंड बट्स, लेट्स सी फॉरवर्ड और क्या होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में नोट कीजिए कि पिछले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने, जेडी वैंस ने, मार्को रूबियो ने और उनकी जो तर्जुमान है कैरोलिन लेविट, सब ने कहा, और उसके साथ कलीबाफ साहब ने वहाँ से कहा, इन्होंने कहा कि जनाब एनरिचमेंट नहीं, ये तो सारा 0% होगी, ईरान के पास कोई राइट नहीं होगा एनरिचमेंट का, ये सारा एनरिच यूरेनियम जो है ये तो हमें मिलना है, ये अमेरिका मिलेगा, हम उठा के ले आएंगे। जेडी वैंस ने तो कहा कि हम उठा के भी ले आएंगे। और दूसरी तरफ ये है कि ईरान का और कुछ अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट का ख्याल है कि जो ऑपरेशन किया गया था पायलट के रेस्क्यू के हवाले से, वो पायलट का रेस्क्यू नहीं था, वो उसके चक्कर में ये जो 155 फाइटर प्लेन्स का और 10-12 C-130s का उस इलाके में मौजूद होना, और सैकड़ों स्पेशल ऑपरेशंस का होना, और जो C-130 ने लैंड किया था उनके साथ हमवीज़ से, उनमें 2-2, 3-3 हमवीज़ होते हैं, प्लस इसे कहते हैं हेलीकॉप्टर्स थे। तो यहाँ से गालिबन प्लान था कि नातान्ज से एनरिच यूरेनियम को उठाना है, और जो 155 प्लेन्स थे इन्होंने प्रोटेक्शन देनी थी ताकि ईरानी डिफेंस को सप्रेस किया जाए और ये अपना काम जो है वो कर सकें। तो वो जब मेरे ख्याल के तैयारे गिरे, ये किसी को ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन C-130 का क्रैश लैंडिंग हो गई, वो धुंस गए रेत में, ऑपरेशन को अबॉर्ट करना पड़ गया। उससे इनको ये पता चला है कि ग्राउंड इन्वेजन करना, जंगें करनी, ईरान पे जाके सारा करना, ये बहुत सा मुश्किल हो जाएगा, ये हम नहीं कर सकते। और ये यूरेनियम भी ज़ाहिर है ईरान ही हमें देगा निकाल के, और कोई तरीका नहीं। तो फिर ये सारी क्या कहानी है कि हमारे हवाले करें, हम तो उठा के ले जाएंगे। ये देखिए, ये टेम्पो बिल्डअप किया जा रहा है, ये कहने के लिए लोगों के, अमरीकियों के और दुनिया के जहन में बात डाली जा रही है कि सबसे बड़ा मसला जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट है, न्यूक्लियर है। हालांकि ईरान तो न्यूक्लियर वेपन पे और यूरेनियम एनरिचमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहुत पहले से तैयार है।
तो फिर इसको क्यों बिल्डअप कर रहे हैं? ताकि जब इस पर कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो आप कह सकेंगे कि जो मेन हमारी हड्डी थी सारे रास्ते की, वो उसको देखें हमने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ में हासिल कर लिया। और बाकर कलीबाफ भी दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि जनाब हमारी तो इन्वेस्टमेंट का राइट है 0% का, ईरान उसमें कुछ भी निकाल सकता है, बाद 5 साल तक हम 0 इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम नहीं करेंगे, बाद में 3%, 3.6% करेंगे। असल जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, ईरान को असल में क्या चाहिए, जिस पे असल में झगड़ा होना है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और वो आसान नहीं है। ईरान को परमानेंट जंगबंदी चाहिए ताकि मुझ पे दोबारा हम पे हमला ना किया जाए। उसके लिए उनको डोनाल्ड ट्रंप की नहीं गारंटीज़ चाहिए, वो कांग्रेस की गारंटीज़ मांग रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की मांग रहे हैं, रशिया और चाइना की गारंटीज़ मांग रहे हैं। ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे हमारी सुपरविजन होगी, हमारे और ओमान में पैसा स्प्लिट करेंगे उसके टोल का। ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन ये भी उनकी डिमांड है। मिसाइल्स पे वो कोई बात नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ से अमेरिका और इजराइल बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमसे प्राइमरी सैंक्शंस जो लगाई गई हैं कि अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर सकती, उठाई जाएँ। जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं कि दुनिया भर की कंपनीज आके इन्वेस्ट नहीं कर सकती, यूरोप की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, वो उठाई जाएँ। हमारे ऊपर जो यूएन की और आईईए की सैंक्शंस हैं वो हमारे ऊपर से उठाई जाएँ, आईईए की जो रेजोल्यूशंस वगैरह हैं। और उसके जवाब में मुझे शक है कि वो ये भी ऑफ़र करेंगे कि आपको हिज़्बुल्लाह हूतीज़ के साथ भी हम सुलह करवा देते हैं ताकि उनकी भी दोबारा इजराइल के साथ झड़प वगैरह ना हो। ये सारी वो चीज़ें हैं पॉलिटिकली स्पीकिंग जो इसराइल के लिए मौत हैं, बिकॉज इसराइल का जो सारा की सारी कहानी है यहाँ पे वो आपको ख़त्म होते हुए नज़र आती है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ जिससे आपको मैं आपकी बात को बेहतर समझा सकूँगा आपको। ये क्या हुआ हमारे पास, ये नॉर्टन, ये देखें, नहीं ये तो न्यू डेडलाइन है। टॉक्सिक ट्रम्प फाइन पोस्ट वाइट हाउस बात करें, वो मेरा ख्याल है वो आर्टिकल ही कहीं गुम हो गया अनफॉर्चुनेटली। बहुत ही अच्छा, पर ये चलें देख लेते हैं आपको फिर भी। और टॉक्सिक इसराइल यूएस रिलेशनशिप नियर्स इज ब्रेकिंग पॉइंट एमेड द वॉर, ये आर्टिकल है, कॉलम है गिडियन लेवी का, बहुत ही प्रोमिनेंट, अगर इसराइल का कोई बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट एनालिस्ट है तो ये हैं। After years of Israel doing whatever it wants, the war in Iran may become a watershed of the relations between the United States and Israel. वो कह रहे हैं कि ईरान की जंग के नतीजे में ये वाटरशेड मोमेंट आ गया जहाँ पर अमेरिका और इसराइल का रिलेशन जो है वो बिल्कुल सवेयर हो गया, टूट फूट गया। सवेयरिंग द अनकंडीशनल लिंक बिटवीन द टू मीन्स, अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसराइल के पास दो ऑप्शन रह जाएंगी, या तो वो एक डिफरेंट किस्म की स्टेट के तौर पे जो नॉर्मल स्टेट होगी, जिस तरह से नॉर्मल स्टेट अपने नेबर्स के साथ बना के रखती है उस तरह से उसको रहना पड़ेगा, और विल हैव नो इसराइल एट ऑल। यानी अगर अमेरिका के साथ उसका रिलेशनशिप स्वेयर हो जाता है तो ये फिर इसराइल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकेगा, ये कह रहे हैं गिडियन लेवी। और कहाँ कह रहे हैं, ये हारिस के अंदर, इसराइल के अंदर से बैठ के कह रहे हैं। टॉक्सिक इसराइल यूएस रिलेशनशिप जो था ही टॉक्सिक नियर्स इस ब्रेकिंग पॉइंट एमेड दिस वॉर। ये भी मैंने आपको चीज़ दिखा दी। इसके अलावा एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल था जो इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा, हारिस में ज़वी बैरल का, जो ये कहता है कि ईरान जो है उसके अंदर एक लार्जर थिंकिंग है कि वो इस पूरी जंग के नतीजे में एक नया विजन जो है रीजनल लेके आ रहा है, जिसमें एक नया रीजनल ऑर्डर बनेगा, एक ऐसा नया रीजनल ऑर्डर जिसमें तुर्की उनको लगता है कि अमेरिका को रिप्लेस करता नज़र आता है। और मेरा ये ख्याल है कि इसमें अगर पाकिस्तान, इसराइल, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान में मामला को सेटल कर लेगा तो इस नए रीजनल ऑर्डर में जो सिक्योरिटी रिलेशनशिप होगा इसमें पाकिस्तान का भी एक मुमकिन रोल जो है वो हो सकता है। अब ये मैंने खासा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक और जो यहाँ पे चीज़ थी मैंने आपको सारा दे दिया, मैं थोड़ा सा आपको बता के इसको वाइंड अप करता हूँ। अमेरिका में ये भी है कि जो टीम आ रही है अभी भी उसके अंदर एक्सपर्टीज़ नहीं है। जब आपने दोबारा जार्ड कुश्नर को, स्टीव विटकॉफ को, मैं इसको अगर स्क्रीन शेयरिंग को बंद कर दूँ तो स्टॉप शेयरिंग इसको मैं कर दूँ और इस पर मैं आ जाऊँ कि जो टीम अभी भी आ रही है जेडी वैंस के साथ अगर आती है सैटरडे को, तो उसके साथ जब आपने मार्को उनको भेज दिया है जेडी वैंस के साथ, दोबारा आपने जार्ड कुश्नर को भेज दिया है या आपने उनके साथ स्टीव विटकॉफ को भेज दिया, तो एक्सपर्टीज़ नहीं है। एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए वरना ये नेगोशिएशन जो हैं कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन मैंने एक पिक्चर आपके सामने रखी कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स मीट वेरी सून इंशाल्लाह। थैंक यू।